नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक राय होकर अपना पक्ष रखने सर्वदलीय वकीलों और राजनेताओं की बैठकें कई हो चुकी, सहमति भी बनी और काम भी शुरू हुआ। सुनवाई भी 24 सितंबर से शुरू होना थी, लेकिन अब सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। जो कारण सामने आए वो यह कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने समय मांगा, इस कारण सुनवाई की तारीख बढ़ी। बस फिर क्या, कांग्रेस को मौका सो लगे हाथ सरकार पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कमलनाथ ने हमला बोला। पटवारी के पोस्ट और बयान और कमलनाथ के पोस्ट और बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, जल्दबाजी न करें, थोड़ा धैर्य रखें, सब्र करें, सरकार की मंशा ओबीसी वर्ग के हित में सदैव है। तो पहले सुनेंगे और देखेंगे किसने क्या कहा और उसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। क्या वास्तव में ये सरकार की लेट लतीफी है या फिर कांग्रेस अब उतावली हो गई है कि ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले में सहमति बन चुकी है और अब ये जल्दी से जल्दी कुछ होना चाहिए। नतीजे क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन अभी सियासी बवाल जरूर मचा हुआ है। तो पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। हमारी सरकार हर वर्ग को लेके चलना चाहती है। कल भी न्यायालय के सामने हमने सामूहिक रूप से सभी वर्गों के साथ बैठक करते हुए, जैसे सर्वदलीय बैठक की थी, सभी दलों के साथ मिलकर के अपनी सरकार की तरफ से पक्ष रखने का भी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज आ गए हैं तो हमको 8 तारीख तक इनको समेकित रूप से देखने के बाद इसको विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, सभी वर्गों का माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ भावना के आधार पर सबका साथ सबका विकास, उसी भाव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार निश्चित रूप से जब सबको लेके चलना चाहती तो माननीय न्यायालय भी इस बात पर गौर करते हुए जो 13% हमारे होल्ड जो बच्चे जिनको अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में उनको लाभ मिलना है, मुझे पूरा भरोसा उनको सबको लाभ मिलेगा और हमारी भावना से न्यायालय निश्चित रूप से सहमत होगा। तो चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं, खास इसलिए क्योंकि आज ना भाजपा है ना कांग्रेस है। तो डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं अशोक शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और खिलावन चंद्राकर जी। आप तीनों राजनीतिक विश्लेषक कहें, वरिष्ठ पत्रकार कहें, लंबे समय से सियासत को समझने वाले जो एक्सपर्ट हैं उन्हें वो कहें, आप तीनों का बहुत स्वागत है। 2019 से कवायद शुरू हुई थी अशोक शुक्ला जी, और करीब करीब 6 साल तो हो चुके हैं, और 6 साल में कितने मर्तबा हम इस पर चर्चा कर चुके हैं और फिर अब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये वास्तव में सरकार की लेट लतीफ़ी है या फिर जो 15,000 पन्नों की फाइल बनी हुई है कि पूरा एक खाका तैयार हुआ है, उसको बारीकी से पढ़ने के लिए वास्तव में अब वकीलों को समय चाहिए। सुनवाई होनी थी 24 सितंबर से, अब 8 अक्टूबर से होगी। तो ये सब लेट लतीफ़ी में सरकार थोड़ी सी जिम्मेदार है, या फिर अब कांग्रेस को एक मौका मिला कि सर्वदलीय बैठक हो गई तो अब सरकार पर लगातार हमले बोलते रहें, जिससे कम से कम पब्लिक में तो जाए बात कि ठीक है, कांग्रेस भी डटी हुई है अपने मोर्चे पर। देखिए, ओबीसी वोट बैंक को साधने की एक कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है। शुरुआत इसकी कमलनाथ ने की, जैसा भी आपने बताया वे कि 2019 में ये हुआ था, लेकिन कुछ समय तक ये मामला जो है कोर्ट में रहा और हाई कोर्ट ने पहले इसमें रोक ही लगा दी थी। लेकिन उसके बाद में अब जब कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर ये कह दिया है कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने पर कहीं कोई संवैधानिक दिक्कत नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि फिर वकील किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किस बिंदु पे जो है वकील जो है अभी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अभी वो बिंदु स्पष्ट नहीं है, न सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है और न ही याचिकाकर्ता ये बता रहे हैं कि आखिर अब वो कौन सा ऐसा मसला है जो वहां पर फंसा हुआ है। तो सरकार, मोहन यादव जी ने भी ये कहा है कि सरकार उनकी जो है प्रतिबद्ध है और देगी। कांग्रेस इसको इसलिए मुद्दा बना रही है कि अभी ओबीसी का जो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक जो है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के पाले में है। तो इस ओबीसी के वोट बैंक में बीजेपी के प्रति जन आक्रोश पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर इसमें देरी हो रही है तो रूलिंग पार्टी जो है
ये कह के नहीं बच सकती है कि उसकी तरफ से कोई कमी है इसमें या कुछ है, वो कोई बहानेबाजी नहीं कर सकती है। मोहन यादव ने जब ये कहा कि इसके लिए हम जो है एक डेटा तैयार करेंगे और डेटा तैयार करने के बाद में जो है हम इसको लागू भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि चूंकि इसकी एक बड़ी चुनावी उपयोगिता भी होगी, अभी मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और सरकार थोड़ा सा होमवर्क भी करना चाहती है, तो बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस तो आरोप लगाएगी, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण के मामले में बीजेपी भी कोई कोताही बरतेगी, वो ओबीसी को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। केंद्र सरकार ने भी जो है एक ओबीसी का एक बड़ा आयोग बनाया हुआ है, संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है, तो ओबीसी को साधने की कोशिश जो है बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी है। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन मैंने जैसा आपसे ये स्पष्ट किया है कि अभी मुझे ये पता नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर वो कौन सा बिंदु है जिसपे अभी जो है दोनों पक्ष के लोग जो है। नहीं, कोई बिंदु नहीं है, शुरू होनी थी तो अब जो 15,000 पन्नों की जो फाइलें बनी हैं वो फाइलें पढ़ने के लिए एडवोकेट को समय चाहिए। डॉक्टर राजेश जौहरी जी और इसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। तो जौहरी साहब, क्या लगता है कि इसमें वही सवाल कि जिम्मेदार सरकार है इस लेट लतीफ़ी की, या कोर्ट में जब अपोजिशन के वकील खड़े थे, सरकार के वकील खड़े थे, तो फिर ये लड़ाई दूसरी थी, लेकिन अब सामूहिक बैठकें हो चुकी हैं, सर्वदलीय डिसीजंस हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कांग्रेस की, थोड़ा सा भी गुंजाइश छोड़ी जाए कि कहीं अगर सरकार ने थोड़ी सी लेट लतीफ़ी कर दी तो माइलेज लेने की पूरी कोशिश। देखिए बहन जी, इसमें चूंकि मामला कोर्ट में है तो इसलिए सरकार या किसी पार्टी को दोषी ठहराना इसलिए सब समझदारी नहीं है, क्योंकि फिर कोर्ट की अपनी वो खासियत रहती है। तो इसलिए एक बात तो ये है कि भले ही पार्टियों की सर्वदलीय बैठक हो गई, सब सारी चीजों पर निर्णय कभी आज तक आपको पता चला कि कोई निर्णय पे पहुंचे हैं? नहीं पता चला। उसका कारण बहुत बड़ा है कि ये इतना सिंपल विषय नहीं है। कोर्ट को भी इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना साधारण विषय नहीं है जितना विषय हम समझ रहे हैं। और जैसे ही एक चीज देखिए आप, संविधान ने, भारत चलता है संविधान से, संविधान ने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की बात करी, शेड्यूल ट्राइब की बात करी, पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है ओबीसी के लिए वो संविधान में बात नहीं करी है। लोकसभा में और जो अपनी राज्यों की विधानसभाएं हैं उसमें नहीं की थी। अब ये एक बहुत बड़ा, ये इसको देखा जाए तो अगर इसको इस एंगल से भी कह सकते हैं कि संवैधानिक संकट भी है ये, और सरकारों की मजबूरी ये है, विपक्ष की मजबूरी ये है कि कौन किस इस मुद्दे को पहले लपकता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारी कवायद इसलिए हो रही है। अब एक चीज और है कि आज अगर ओबीसी के नेताओं के हम भाषण सुनते हैं तो उनका तो कहना है कि हम 60% से भी ऊपर पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो एक अच्छा एनालिसिस है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, जो 2006 का सर्वे, उसका कहना ये था कि 41% जो है ओबीसी की पॉपुलेशन है। अब 41% अगर पॉपुलेशन ओबीसी की है तो आप ये समझ लीजिए कैप जो सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है उससे तो बाहर निकल जाएंगे जैसे ही ओबीसी को आप आरक्षण देंगे। तो वो जो 50% वाला कैप है, अब जो दिक्कत कहाँ आ रही है कि अगर वो 50% वाला कैप चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, उसको हटाने के लिए इतना वो जो 15,000 पन्ने हैं या जितने भी पन्ने हैं, जो भी फाइलें हैं, जो भी कुछ पढ़ने के बाद, जब तक इस बात पर बात नहीं हो जाए कि 50% से ऊपर निकल सकता है, तब तक इस मुद्दे का समाधान उतना आसान नहीं है जितना, देखिए राजनीति में तो बयान देना बहुत आसान है, पर धरातल पे इस पे काम करना इतना आसान नहीं है। यही परेशानी सरकार की है जो आप कह रहे हैं कि धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल है। विपक्ष का काम आसान है आरोप लगाना, या फिर सत्ता पक्ष का उन पर पलटवार करना। खिलावन चंद्राकर जी, जीतू पटवारी कह रहे हैं पहले से ही मंशा नहीं थी, नियत पर सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ भी कह रहे हैं कि नियत ठीक नहीं है। तो अब ये नियत पर सवाल इसलिए भी उनके जायज हो रहे हैं कि सरकार की लेट लतीफ़ी हो रही है या सरकार देर कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भी साफ कह रहे हैं दो टूक कि थोड़ा धैर्य रखिए, मंशा हमारी भी वही है जो आप चाहते हैं, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना भी जरूरी है। देखिए बहन जी, सबसे पहले जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसके बाद से ही बैकवर्ड क्लास या अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीति का एक बड़ा विषय है, और मुझे लगता है कि हर चुनाव में इसको भुनाने की कोशिश विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है। और अब यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो जो ही राजनीतिक दल ताकतवर हैं, भाजपा और कांग्रेस,
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कांग्रेस के शासन कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब इसने 14% से बढ़ाकर आरक्षण को 27% करने का संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद इसको अध्यादेश लागू करके और अध्यादेश बना करके लागू भी कर दिया। अब इसी बीच उनकी सरकार चली गई और सरकार जाने के बाद कुछ कुल 3 भर्ती जो 3 भर्तियां थी उनको लेकर के हाई कोर्ट में मामला गया, और हाई कोर्ट की जो सुनवाई हो रही थी उसी समय जो है मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी बन गई। अब नहीं, तब सहमति नहीं बन पाई थी, अब सहमति बन गई, ऐसा है पक्ष और विपक्ष में अभी बनी है, लेकिन ये विषय कोर्ट का है, ये विषय आपसी सहमति पर नहीं है। यदि राजनीतिक दल आपस में सहमति बना लेते हैं तो सहमति के बाद राजनीति क्यों हो रही है, सवाल यही है। के बाद भी अधिवक्ता जो 2 दर्जन से ज्यादा जो याचिकाएं थी उनको एक याचिका बना करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट में जो वकील काम कर रहे हैं इस मामले को लेकर के उनकी एक बैठक मध्य प्रदेश में हो भी चुकी है, लेकिन इसमें कोई निर्णय निकल के सामने नहीं आया। और जो 24 तारीख से लगातार सुनवाई होनी थी, 25 तारीख से सुनवाई होनी थी लगातार, उस सुनवाई को इतने टाल दिया गया है कि वकीलों ने समय मांगा। 15-16 हजार पढ़ने का फाइल है तो उसको पढ़ने में हमको समय चाहिए। लेकिन मेरा कहना है महन जी, जो महत्वपूर्ण बात है सबसे, दुनिया की कोई भी ताकत 50% से ज्यादा आरक्षण भारत में नहीं दे सकती जब तक भारत के संविधान का आर्टिकल का संशोधन न कर लिया जाए। यदि आज 27% आरक्षण देते हैं, आरक्षण बढ़ के जो है 63% हो जाएगा, 10% जो है आपको EWS को देना है, तो कितना आरक्षण हो जाएगा। और संविधान हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान 50% से ज्यादा आरक्षण, मतलब बहुत अभी तकनीकी लड़ाई है, ऐसा नहीं है, आर्गुमेंट की लड़ाई है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। अशोक शुक्ला जी, देखिए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है और प्रदेश में भी इनकी सरकार है। अगर आप वास्तव में देना चाहते हैं, मैं फिर आपसे एक बार ये कहता हूँ कि वो 15,000 पढ़ने किस लिए पढ़े जा रहे हैं। आप 15,000 पढ़ लीजिए या 30,000 पढ़ लीजिए, अगर इसमें संविधान संशोधन आवश्यक है और बिल पास करना आवश्यक है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कानून बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट आपकी दलीलें सुनेगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कह चुके हैं कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर कहीं किस तरह की कोई संवैधानिक रोक नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर संवैधानिक रोक नहीं है तो ये सरकार पीछे क्यों उठ रही है? सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि उसके पास पर्याप्त डेटा नहीं है। मध्य प्रदेश में 48% आबादी है या 56% आबादी है, इसको लेकर भी जो है थोड़ा सा विवाद की स्थिति। मतलब इनके पास में जो आंकड़े हैं, अभी ताजा आंकड़े तो इनके पास में है नहीं, फिर आप कैसे देंगे? उसके अलावा आपने जो है 13% जो है सरकारी पदों का आपने होल्ड पर रखा हुआ है। बहुत कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन अगर वास्तव में इनकी मंशा है, ओबीसी को ये संतुष्ट करना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं, दोनों जगह इनकी सरकार है और कर लीजिए जो भी आप करना है। आपको धारा 370 हटाना होता है तो क्या आप उसमें संविधान में संशोधन करके उसको नहीं हटा देते हैं? क्या जिस प्रिविलेजेस को आपको हटाना है या जिस किसी को आपको देना है वो सब कुछ आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। और ये जो अब कानूनी लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई तो तभी तक रहेगी जब तक आप इसको लड़ रहे हैं। अगर दोनों पक्ष के लोग सहमत है तो याचिकाकर्ता कौन है? उनकी एक सूची बना के आप कीजिए ना सार्वजनिक, कौन लोग कांग्रेसी हैं, बीजेपी के हैं, किस दल के लोग हैं। ये जब दलीय सहमति बन गई है तो एक संकल्प पारित कीजिए और सुप्रीम कोर्ट को बता दीजिए कि साहब हम दे रहे हैं इनको। ठीक, उसके बाद आप सुनवाई कीजिएगा जब हम ये लागू कर दें। अगर कहीं कोई विसंगति है या कुछ संविधान विरोधी हो रहा है तो। अभी जो पंचायत चल रही है, अभी पंचायत इसलिए चल रही है कि अभी मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं। जिस दिन मध्य प्रदेश में चुनाव होगा तो यही मुद्दा आप देखिए, इसी को बनाने के लिए बीजेपी आनंद फानंद में वो सब कुछ कर लेगी जो उसके लिए आवश्यक है। ठीक, बहुत बड़ी बात। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस मामले में, और ओबीसी वर्ग के उन लोगों को भी जो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि नहीं हम हकदार हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। यही बात राहुल गांधी कमोबेश कह रहे हैं। बिहार अभी पहुंचे थे तो बिहार में अभी जो CWC की बैठक हुई थी उसमें भी ये मामला आया था कि 67% आरक्षण क्यों नहीं बिहार वालों को। तेलंगाना को उदाहरण दिया था राहुल गांधी ने। तो ये कांग्रेस की लाइन है कि पहले से इस मुद्दे को थोड़ा गर्म रखें और सरकार जो कर रही है उसको समय समय पर उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहें, या सरकार चाहती है कि थोड़ा ये विपक्ष को इतर करके
और पूरा माइलेज हम क्यों ना लें जब हमारी सरकार है? तो देखिए, रिजर्वेशन SC/ST वाली बात हुई थी, और जब रिजर्वेशन संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा रहा था, तो उस समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय एक बहुत बड़ी बात ये हुई थी, खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक जरूरी है, उसके बाद उसमें जो है वो लोग जो नीचे दबे हुए किसी कारण से इन द ड्यू कोर्स ऑफ जो सोसाइटल एवोल्यूशन, वो जो नीचे रह गए, उनको ऊपर आने के लिए, बराबरी लाइन में लाने के लिए जरूरी है रिजर्वेशन। और उन्होंने चिरस्थायी रिजर्वेशन की बात कभी नहीं की थी। पर देखिए, राजनीति कितनी गंदी हो गई है उस रिजर्वेशन की, तो उसको तो कोई हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि एक नई बीमारी ये वाली रिजर्वेशन की, इसको लेके आ गए, और इसको लेके बजाय रिजर्वेशन की बात करने के, लोग जो है, रिजर्वेशन से क्या होगा, आप अपने विधायक देखिए, सरकारी नौकरियां तो अब आने वाले समय में और नहीं रहेंगी, सब कॉन्ट्रैक्ट पे चली जाएगी। इसका मतलब आपकी सारी लड़ाई किस पे है कि सरकार में, चाहे वो लोकल गवर्नेंस हो, जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की, चाहे फिर वो नगर पालिका, नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा, इसमें जो प्रतिनिधित्व कितना ज्यादा होगा, इस पर ही सारा फोकस है, और सारी की सारी जो कवायदे हैं उसके ऊपर ही हैं। तो एक बात सोचिए आप कि हम आज पूरी दुनिया कौन कौन सी चीज, कोई मंगल अपना भेज रहा है, मंगलयान भेज रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में बड़े से बड़ा काम कर रहा है, कोई और भी अच्छे काम साइंस में और टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, और हम अभी रिजर्वेशन पे लगे हुए हैं। ठीक बात कि हमारा रिजर्वेशन का सिस्टम ठीक नहीं था, तब तो आज 70-80 साल बाद भी हम रिजर्वेशन को रो रहे हैं। एक बात और थी, आखिरी बात बहन जी, कि ये वैसी ही बात है जैसी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, पैसे देते जाओ। अभी जैसे बिहार में 10,000 रुपए हर महिला को, 75 लाख महिलाओं को आज ही डिसीजन हुआ है। अब ये 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो दे रहे हैं, ये क्या पार्टी फंड में से दिए जा रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल ने इतनी गंदी राजनीति वो शुरू कर दी? वही समस्या यहाँ पर भी चल रही है कि रिजर्वेशन उल्टा, हमको तो अब इस पर विचार करना चाहिए कि रिजर्वेशन डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान के निर्माण से जिनका बड़ा योगदान है अपने देश में, उन्होंने खुद पुनर्विचार के लिए कहा था। पर आज आप पुनर्विचार के लिए कह दो, कोई नेता कह दे, तो उसके तुरंत इतने चप्पल, जूते, टमाटर पड़ेंगे कि उसके कपड़े तक फट जाएंगे। तो ये मतलब हम जिस बात पर आज बहस कर रहे हैं, इस पर बहस ना होके, हम बहुत सारे विषय हैं बहस होने के, मतलब अपनी बात, अपने डिबेट की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है जिस चीज के पीछे राहुल गांधी लगे हुए हैं, जिस चीज के पीछे पूरी राजनीति लगी हुई है, और जिस चीज के पीछे भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि एक ओबीसी चेहरा, वो भी यादव चेहरा। अब एक आखिरी बात आपको और कहनी थी, ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप अगर जनरलाइज वे में देखें, जितने भी ओबीसी के लोग हैं, स्पेशली अगर यादवों को देखें हम, कौन सा यादव आपको ऐसा कमजोर दिख रहा है जो कि समाज में दबा कुचला है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है? आज आप किसी भी स्थिति में जाके देख लीजिए, और यही बात कुर्मियों में है, और यही बात वो सारी ओबीसीज में है। तो दुख होता है जब इस तरह की बातों पर अपने देश का इतना समय बर्बाद। अब समय क्या, पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है जौहरी साहब। अगर हम कैसे भी बात करें, लेकिन पक्ष हो, विपक्ष हो, या फिर तीसरा दल हो, सभी इसी पर फोकस किए हैं कि ओबीसी आरक्षण, या फिर एससी, या फिर एसटी, आखिर चुनाव आकर यहीं खड़े हो जाते हैं। महिला, तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, ये तो शाश्वत है, इसको तो रोक पाना अभी हाल फिलहाल संभव नहीं है। हम डिस्कस जरूर कर सकते हैं, लेकिन खिलावन चंद्राकर जी, अब बात अति पिछड़ों तक आ गई है। राहुल गांधी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है बिहार में कि अब अति पिछड़े तो हैं ही, उनको तो 27% मिलना ही है, लेकिन अब ये कैटेगरी पर कैटेगरी जो बांट रहे हैं ये राजनीतिक दल, इसका असर क्या अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा भविष्य में? निश्चित रूप से भविष्य में दिखाई देने वाला है महन जी। सबसे पहली बात ये है कि राहुल गांधी जो बात कही है कि अति पिछड़ा वर्ग को भी बिहार में हम आरक्षण देंगे, और दूसरी बात राहुल गांधी ने ये भी कही है कि 50% की जो सीमा है संविधान में, उसको भी हमारी सरकार आने के बाद, केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद इस पर जो है संशोधन करेंगे। ये बात भी कही है, दो तरह की बातें कही है। लेकिन अभी मैं डॉक्टर जौहरी को बहुत ध्यान से सुन रहा था,
डॉक्टर जौहरी का इस बात को मैं समर्थन करता हूँ कि आज देश का एक बड़ा वर्ग जो है वो आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कहती है। आज आप देख रहे हैं महेंद्र जी कि जो परिवार चाहे उसकी जाति का परिवार हो और उस परिवार ने यदि आरक्षण का लाभ लिया है तो उसी परिवार का निरंतर प्रोग्रेस हो रहा है, और दूसरे उसके बाजू में जो आज झोपड़ी में रह रहा है जो उसी वर्ग का आदमी, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। तो इस पर पुनर्विचार, ये ऐसे ही अनुसूचित जनजाति का है, जिस परिवार को एक बार लाभ मिल गया उसी परिवार को लगातार लाभ मिलते जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आरक्षण पर पुनर्विचार की जरूरत है। और मैं तो एक बात से, मैं मोदी सरकार की कार्यप्रणाली का बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुस्लिम में जो EWS को आरक्षण देने की बात 10% कही, हालांकि अभी बहुत सारी सेवाओं में लागू नहीं है, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर में लागू नहीं है, नौकरी में लागू नहीं है, न चुनाव में लागू है इस तरह की आरक्षण EWS का। लेकिन संविधान तो बना है, लेकिन संशोधन तो हुआ है, बात तो कही गई है, आज नहीं तो कल EWS को भी आरक्षण मिलेगा। तो वास्तव में जरूरतमंद है, जो आर्थिक रूप से पीछे है, आर्थिक आधार मानना चाहिए, जाति का आधार बिल्कुल आरक्षण का नहीं होना चाहिए। ये इस बात का मैं समर्थक हूँ। और देखिए, भाजपा सरकार भले दावा से कह रही, भाजपा तो उसमें दावा से भले कर रहे, लेकिन लोगों को भ्रमित कर रही है वो नहीं मिलने वाला 27% आरक्षण बैकवर्ड क्लास को किसी भी शर्त पे। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं करती, इस पर घुमा के रखेगी, लगातार लंबित रखेगी इस मामला को, देख लेना आप। और दूसरी तरफ कांग्रेस या जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश की बात है जहाँ तक, यदि जीतू पटवारी इस मुद्दे को बार बार उछाल रहे हैं तो वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्हें इन सब बातों से मुझे लगता है कि इन सब बातों से भ्रमित होते रहेंगे अन्य वर्ग के लोग, और उन्हें आरक्षण का लाभ किसी तरह से भविष्य में भी नहीं मिलेगा। इसलिए अशोक शुक्ला जी, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं खिलावन जी की आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा, बस भ्रम ही ऐसा ही फैला रहेगा। पक्ष जो सत्ता पक्ष है वो ऐसी दलीलें देता रहेगा और विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, और समय आने पर बिल्कुल फिर से एक नई लड़ाई शुरू होगी नए चुनाव में। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि देखिए, अभी एक चर्चा बिहार की भी हो रही थी, तो बिहार में कभी मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। कितना बवाल हुआ था, नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह जाके वहां पर कहे कि कोई माई के लाल जो है आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। जब आप इस तरह के दावे करते हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जब इस तरह के दावे करते हैं कोई माई के लाल नहीं समाप्त कर सकता, तो आप ये तय मानिए कि आरक्षण जो है एक बड़ा टूल है, चुनाव जीतने के लिए टूल है, जातियों को पटाने का एक टूल है। और ठीक है, अब देखिए सवर्णों की कोई राजनीतिक उपयोगिता, चुनावी उपयोगिता बची नहीं है, इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात तो बहुत पहले जो है बीजेपी ने कही थी, जब मंडल कमंडल आयोग की से लागू करने का एक बीपी सिंह की सरकार ने जब ये लागू किया था, तो आप देखिए उस समय इसका बीजेपी का अलग स्टैंड था, और अब बीजेपी का क्या स्टैंड है। और जो वो अति पिछड़ों की बात आ रही है, तो यही मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने जाके बिहार में कहा था कि मैं अति दलित हूँ मैं। तो देखिए, इस देश में जातियों को पटाना सबसे आसान है। कमलनाथ ने भी जो 2019 में किया था, वो क्या था, वो जातियों को पटाने की एक कोशिश ही तो थी उनकी भी। और अभी भी उसी दिशा पे सारी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, सब उसी को फोकस करती हैं। द्रौपदी मुर्मू को अपने राष्ट्रपति बना दिया, तो आदिवासी देर सवेर कुछ उम्मीद है कुछ सकारात्मक होने की? क्यों नहीं होगा, चुनाव आने दीजिए, देखिए ये लागू हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ उम्मीद अभी जताई जा सकती है। हालांकि अभी जब सुनवाई होगी तो फिर उसके बाद धीरे धीरे पक्ष रखा जाएगा, फिर काफी वकील हैं जो अपनी दलीलें देंगे। अब उन दलीलों के बाद 2028 तक इसको ले जाएंगे, 2028 से पहले ये हो जाएगा। जी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी कह रहे हैं कि शुक्ला जी के 2028 तक खिंचेगा अभी मामला, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सब कुछ निकलने वाला है। नहीं, ये दोनों की बातों में बहुत दम है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, जब वो 50% वाला जो कैप है वो उसका जब तक उसका हल नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी, अभी आप लोगों से बात करते करते एक चीज ध्यान आई कि इस समय जो लोकसभा में सांसद है 120 सांसद है ओबीसी वर्ग से, यानी कि 22% सांसद इस समय ओबीसी वर्ग से बिना 27% के रिजर्वेशन के। तो अब आप बताइए कि मतलब कितनी अच्छी स्थिति है। मतलब वो जो दुख ये हो रहा है कि ओबीसी वर्ग के जो भी लोग हैं उनको इस तरह से भड़काया जा रहा है, क्योंकि अब उनको लगता है रिजर्वेशन मतलब अब सबका काम हो गया। कितने लोग सांसद बनेंगे, कितने विधायक बनेंगे, बहुत थोड़े से लोग।
लेकिन पूरा का पूरा जो चिंता की बात है, देखिए जो लेह में हुआ, अब आप अपन उस एंगल से देखिए थोड़ा सा एक बार, क्योंकि देखिए एक बार जब एक समाज विज्ञानी होने के नाते समाज को, जब समाज किस राह पे जा रहा है वो समझने के लिए जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो एक चीज जो लेह में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, और जो बर्मा में, खैर म्यांमार में थोड़ी सी अलग चीज हुई, आर्मी ने ले लिया, लेकिन इन सब घटनाओं को देखकर जब हमें लग रहा है, और लेह वाली घटना देख के ये समझ में आ रहा है कि आप सोचिए वो राज्य बने या नहीं बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां के लोग, हम लोग अभी लेह लद्दाख घूम के आए, इतने खुश कि इकोनॉमिकल भी बढ़िया हो गया है, सबका हर तरह से अच्छा हो गया है, लेकिन वो सोनम वांगचुक ने एक राज्य का मुद्दा लेके अपना इस तरह से लोगों को मोबिलाइज कर दिया कि कितनी 4 मौतें हो गई, और भी ज्यादा मौतें हुई, 4 तो अब रजिस्टर्ड है। तो जो इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा क्या? देखिए ये है कि जो भी पार्टियां, जो शुक्ला जी कह रहे हैं और जो चंद्राकर जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि हल होगा ही नहीं तो कहां से निकलेगा। और इसलिए इसका एक ही तरीका रहेगा कि लोग ऐसे ही विपक्ष पक्ष को बोलता रहेगा और पक्ष जो है कानून की। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि अभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। और हाँ, ओबीसी में 27% आरक्षण की जो एक लॉलीपॉप है वो कहाँ तक कारगर होती है, सरकार दे पाती है, विपक्ष उसको ले पाता है, कोर्ट क्या निर्णय देता है, बहुत सारे सवालों के बीच में अभी जवाब छुपे हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका तीनों का, अशोक शुक्ला जी, खिलावन जी और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं, सवाल यही खड़ा हुआ है। और इसी सवाल पर सियासत खूब हो रही है, और सियासत हो भी क्यों ना, क्योंकि विपक्ष यानी कांग्रेस चाहता है कि हम ओबीसी के पक्षधर बनकर आगे आएं और ओबीसी जो मतदाता हैं वो सुने कि कांग्रेस बुलंद आवाज कर रही है। सरकार का मानना है कि हम, चूंकि सरकार डॉक्टर मोहन यादव की है, सरकार भाजपा की है, तो ये प्रयास है कि क्यों ना श्रेय जब लेना है तो फिर सरकार को ही क्यों ना मिले। अब इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पक्ष रखना है, या जो विपक्ष के जो वकील हैं या जो सवर्ण वकील हैं वो क्या कहते हैं, क्या ये सारी प्रक्रिया बहुत आसान है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल 8 अक्टूबर से सुनवाई फिर शुरू होगी, और सब सुनवाई शुरू होगी तो सारी चीज़ें परत दर परत खुलेंगी, सामने आएंगी, उस पर हमारी नजरें रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।